अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 11 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम 9 to 16 एंड 17 to 21 के लिए मैंने अलहदा से 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 8 मैथ्स के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें हम प्रोबेबिलिटी के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखें, प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है। प्रोबेबिलिटी कहते हैं इम्कान को, ठीक है। ये मैंने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लिखी है। प्रोबेबिलिटी इज़ द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। के मैथमेटिक या स्टेटिस्टिक में, स्टेटिस्टिक मैथमेटिक की एक ब्रांच है, ठीक है। कि मैथमेटिक या स्टेटिस्टिक में प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी ख़ास वाक़े या काम के होने के कितने चांसेस हैं। देखें, हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है कि हम जो काम कर रहे होते हैं उसके बारे में यकीन से नहीं कह सकते कि वो काम वाकई में पूरा होगा या नहीं। मसलन अगर हम एक क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं तो हम यकीन से नहीं कह सकते कि हम ही वो मैच जीतेंगे। इसी तरह अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, एक सिक्के को फेंकते हैं, तो हम यकीन से नहीं कह सकते कि इस पर हर बार हेड वाली साइड ही आएगी। तो इस किस्म की सूरत हाल के लिए मैथमेटिक या स्टेटिस्टिक में प्रोबेबिलिटी का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसकी मदद से ये मालूम करने की कोशिश की जाती है कि हम जिस मकसद के लिए काम कर रहे हैं उसके पूरा होने के कितने चांसेस हैं। इसके लिए हम इस प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन फार्मूला डिस्कस करने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को समझते हैं, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर बार बार इनका यूज़ आएगा, बार बार ये वाली टर्मिनोलॉजीज़ आएंगी। तो हमें इनका समझना ज़रूरी है, तभी हम क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अब सबसे पहले है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है जब हम कोई तजुर्बा करते हैं, ठीक है। अब इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है, द प्रोसेस विच जनरेट्स द आउटकम। कि हम कोई भी रिज़ल्ट या आउटकम या नतीजा लेने के लिए जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम के प्रोसेस को, वो जो हम काम कर रहे होते हैं उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। मसलन ये देखने के लिए कि जब हम सिक्का या कॉइन फेंकेंगे तो क्या हेड वाली साइड आएगी या टेल वाली साइड आएगी। अब ये जो सिक्के का फेंकना है ये एक्सपेरिमेंट कहलाता है, ठीक है। इसी तरह जब हम लूडो की डाइस फेंकते हैं, ठीक है, लूडो की डाइस को रोल करते हैं या लूडो की डाइस को फेंकते हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इसकी जो 6 नंबर वाली साइड है वो आएगी या नहीं आएगी, तो ये जो लूडो की डाइस का फेंकना है, लूडो की डाइस का रोल करना है, इसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आउटकम। आउटकम का मतलब होता है नतीजा। अब मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन आउटकम। कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसकी वजह से हमें जो रिजल्ट या नतीजा मिलता है उसको हम आउटकम बोलेंगे, ठीक है। मसलन अगर हम कॉइन को फेंकते हैं या कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या आउटकम हो सकते हैं, क्या मुमकिन नताइज हो सकते हैं कि या तो हेड वाली साइड आएगी या टेल वाली साइड आएगी। इसी तरह जब हम लूडो की डाइस को रोल करेंगे, लूडो की डाइस को फेंकेंगे, तो फिर क्या आउटकम हो सकते हैं कि 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। तो ये सिक्के की हेड वाली साइड या टेल वाली साइड का आना या लूडो की डाइस पे 1 से लेके 6 तक किसी खास नंबर का आना, ये आउटकम कहलाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है फेवरेबल आउटकम। देखिए, इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है, एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कि हम किसी भी एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जो काम चाह रहे होते हैं, ठीक है, जो रिजल्ट या जो नतीजा चाह रहे होते हैं उसको फेवरेबल आउटकम कहते हैं। मसलन हम अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं ये देखने के लिए कि क्या हेड वाली साइड आएगी या नहीं आएगी, तो इस केस में हमारे लिए फिर फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, हेड वाली साइड हो जाएगी। इसी तरह हम लूडो की डाइस को फेंकते हैं ये देखने के लिए कि क्या हमें इवन नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस केस में फिर हमारे लिए जो फेवरेबल आउटकम क्या होगी कि अगर लूडो की जो डाइस है उस पर 2 वाली साइड आ जाए या 4 वाली आ जाए या 6 वाली आ जाए, तो ये हमारे लिए फेवरेबल आउटकम हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब फिर क्या हो गया कि हम जो आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं, जो नतीजा हम चाह रहे होते हैं उसको फेवरेबल आउटकम बोलेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस किसे कहते हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के जो सारे पॉसिबल आउटकम हैं या मुमकिन नताइज हैं
उन नताइज या आउटकम का हम जो सेट बनाएंगे उस सेट को हम सैम्पल स्पेस का सेट बोलेंगे, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय एस, और इसको हम डिनोट करते हैं या शो करते हैं एस से। अब देखें, मिसाल के तौर पे अगर हम कॉइन फेंकते हैं तो हमारे पास जो मुमकिन नताइज है या पॉसिबल रिजल्ट क्या आ सकता है, पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, या तो हेड वाली साइड आएगी या टेल वाली साइड आएगी। तो फिर सैम्पल स्पेस का सेट इस केस में क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू ये हेड वाली साइड हो जाएगी या टेल वाली साइड आएगी। ये दो ही मुमकिन नताइज हो सकते हैं, ये पॉसिबल आउटकम दो ही हो सकते हैं। तो ये हमने सैम्पल स्पेस का सेट लिखा। अब इसको हम डिनोट किस तरह करेंगे, हम लिखेंगे एन ऑफ एस। एन जो है नंबर ऑफ एलिमेंट है, इस सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, यहाँ पर 2 है, तो ये हो गया एन ऑफ एस। इसको हम पढ़ेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम या ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम इज इक्वल टू, अब कितने यहाँ पर 2 आउटकम है, 1 और 2, तो यहाँ पर इसका एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 हो गया। इसी तरह हम जब लूडो की डाइस को फेंकेंगे तो उसमें जो ऑल पॉसिबल आउटकम है वो क्या हो सकती हैं कि 1 से लेकर 6 के दरमियान कोई भी नंबर वाली साइड आ सकती है। ये इसके पॉसिबल आउटकम हो गए। तो यहाँ पर फिर सैम्पल स्पेस का सेट क्या हो गया, 1 से लेकर 6 तक सारे नंबर आ जाते हैं। और इसको फिर हम डिनोट किस तरह करेंगे, हम लिखेंगे एन ऑफ एस यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम या ऑल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू, यहाँ पर 6 एलिमेंट बन रहे हैं तो इसको हम लिख देंगे इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये हो गई डिटेल सैम्पल स्पेस की। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है इवेंट। देखें, इवेंट की मैंने डेफिनेशन लिखी है, द सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, कि किसी भी एक्सपेरिमेंट की आउटकम का जो सेट होगा, उन आउटकम पे जो सेट बनेगा उस सेट को हम इवेंट बोलेंगे, ठीक है। इट इज़ द सबसेट ऑफ रिस्पेक्टिव सैम्पल स्पेस, और इवेंट में जो आउटकम का सेट बनता है वो सैम्पल स्पेस के सेट का सबसेट होता है। अच्छा देखें, ये भी आपको एग्जाम्पल से समझ आएगी, इस तरह थोड़ी आपको कन्फ्यूजन होगी। देखें, हम फर्ज करते हैं हमारे पास एक इवेंट है वाइल रोलिंग अ डाइस, कि अगर हम एक डाइस को रोल करें गेटिंग एन ऑड नंबर, तो हम चाहते हैं कि हमें उस डाइस को रोल करने के बाद कोई भी ऑड नंबर मिले डाइस पे, ठीक है। तो अब हमारे लिए इस केस में इवेंट क्या हो गया कि हमें डाइस पे ऑड नंबर वाली साइड आनी चाहिए, ताक नंबर वाली साइड आनी चाहिए। ये हमारा इवेंट हो गया। हम फर्ज करते हैं हमने इस इवेंट को एक इक्वल रख दिया, ठीक है। अब देखें, जब हम डाइस को रोल करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम या ऑल पॉसिबल आउटकम क्या हो सकती हैं कि 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो इस केस में जो सैम्पल स्पेस का सेट है वो ये वाला बन गया। और जिस तरह कि मैंने आपको पीछे बताया कि इसको हम फिर डिनोट किस तरह करेंगे, हम लिखेंगे एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज इक्वल टू, यहाँ पर अब 6 एलिमेंट है तो मैंने इज इक्वल टू 6 लिख दिया। ये इसका सैम्पल स्पेस का सेट बन गया। अब ये जो इवेंट है इसको हमने ए के इक्वल रख दिया, तो इस ए का जो सेट है वो क्या बनेगा, हमें चूंकि ऑड नंबर देखने हैं तो देखें अब इस सैम्पल स्पेस में 1, 2 और ये 3 ऑड नंबर आ रहे हैं, 1, 3 और 5, ठीक है। तो फिर इस इवेंट का जो सेट बनेगा उसमें सिर्फ ऑड नंबर आएंगे 1, 3, 5, ठीक हो गया। तो अब देखें, ये जो सेट बना है ये इसका जो सैम्पल स्पेस है उसका सबसेट है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये जो इस इवेंट के लिए सेट बना है ये इस सैम्पल स्पेस का सबसेट है, ठीक है। यही इस सेंटेंस का मतलब है कि इट इज़ द सबसेट ऑफ रिस्पेक्टिव सैम्पल स्पेस, ठीक हो गया। तो ये इसका इवेंट के लिए सेट बन गया। और इसको हम फिर किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे एन ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ये वो आउटकम है जो हम चाह रहे हैं, क्योंकि हमने इवेंट को रखा है ऑड नंबर के इक्वल। तो हम चाहते हैं कि जब हम डाइस को रोल करें तो हमें ऑड नंबर मिले। ये अब हमारे लिए फेवरेबल आउटकम है, तो इसलिए हम इसको किस तरह पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एन ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू, कितनी हो गई हमारे लिए फेवरेबल आउटकम, 6 में से कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है, क्योंकि 3 जो नंबर है वो ऑड नंबर है। तो हमारे लिए फिर एन ऑफ ए या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल टू उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हम फर्ज करते हैं कि एक इवेंट है, हम एक मैच में हिस्सा ले रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हम जीतें। अब हमारे लिए जो इवेंट क्या हो गया, विन द मैच। तो ये मैंने लिखा है हमारे लिए फिर एन ऑफ ए या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल टू उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हम फर्ज करते हैं कि एक इवेंट है, हम एक मैच में हिस्सा ले रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हम जीतें। अब हमारे लिए जो इवेंट क्या हो गया, विन द मैच। तो ये मैंने लिखा है कि पार्टिसिपेटिंग अ गेम टू विन द मैच, कि हम एक मैच में हिस्सा ले रहे हैं किस लिए, कि हम वो मैच जीतें। हमारे लिए जो इवेंट है वो मैच का जीतना है।
तो इस इवेंट को मैंने बी के को रख दिया, ठीक है। अब इस इवेंट के लिए जो सैंपल स्पेस का सेट बनेगा तो वो क्या होगा, देखें, या तो हम मैच जीत सकते हैं या हार सकते हैं। तो जो सैंपल स्पेस का सेट बनेगा उसमें विन होगा या लूज होगा, दो चीज़ें हो सकती हैं। तो इस केस में फिर n ऑफ s या टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी जी। तो इसमें चूंकि 2 एलिमेंट आ रहे हैं, 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। अब हमारे लिए इवेंट क्या है, मैच का जीतना। तो फिर हमारे लिए ये जो बी इवेंट है इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा, इस सेट में से विन वाला एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो सेट बन गया इवेंट बी का, ये इस सैंपल स्पेस के सेट का सबसेट बन गया, क्योंकि इसका ये एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और इसको फिर हम शो किस तरह करेंगे, हम लिखेंगे n ऑफ b या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू, तो इस केस में हमारे लिए फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर ये इतना मुश्किल नहीं होता, इसको हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी को किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब यहाँ पर फेवरेबल आउटकम का मतलब है कि हम जिस इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाह रहे हैं उसके जो पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं उसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे, और इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम या टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी कि जो सैंपल स्पेस का सेट बनेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। अब देखें, फर्ज करते हैं कि एक इवेंट ए है, उसकी प्रोबेबिलिटी हम मालूम करना चाह रहे हैं, तो उसको फिर किस तरह हम लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी उसके लिए किस तरह हम फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। अब ये इवेंट ए कुछ भी हो सकता है, जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर फिर मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू n ऑफ a, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे लिए क्या होंगी उस इवेंट में, और डिवाइडेड बाय n ऑफ s, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम या ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम क्या होंगी, यानी कि जो सैंपल स्पेस का सेट है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमें जो है उस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। अब नेक्स्ट हमें एक चीज़ कैलकुलेट करना पड़ेगी क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट इवेंट। किसी भी इवेंट का कंप्लीमेंट इवेंट क्या होता है, कंप्लीमेंट का मतलब होता है ऑपोजिट, उलट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कॉइन उछालते हैं ये देखने के लिए कि हेड वाली साइड आएगी या नहीं, तो अब हमारे लिए इवेंट हो गया हेड वाली साइड, तो उसका कंप्लीमेंट इवेंट क्या होगा कि हेड वाली साइड ना हो, उसके ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो कंप्लीमेंट इवेंट या जो ऑपोजिट इवेंट है उसको हम किस तरह फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट। अब किसी भी इवेंट का कंप्लीमेंट इवेंट आप किस तरह शो करेंगे, आप उस इवेंट के ऊपर ये डैश का साइन डालेंगे या आप इस तरह उस इवेंट के ऊपर सी डाल देंगे, सी फॉर कंप्लीमेंट है, ठीक है। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट इवेंट इज इक्वल टू, हम 1 में से माइनस करेंगे उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम करके, हम 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास कंप्लीमेंट इवेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम लास्ट में ये 2 लॉ देखते हैं प्रोबेबिलिटी के, एक है एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और एक है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखें, अगर 2 इवेंट हो ए और बी और हमसे ये पूछा जाए इवेंट ए या इवेंट बी के अकर होने के या वाक़या होने के क्या चांसेस हैं, तो देखें जब क्वेश्चन में और का लफ्ज़ आएगा ओ आर, तो फिर हम ये एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ये वाला यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इस ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे, इस बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे और इनको हम सम कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम शो किस तरह करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, इस तरह हम शो करेंगे, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हो गया एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि अगर हमारे पास 2 इवेंट हो ए और बी और हमसे ये कहा जाए कि इवेंट ए और इवेंट बी के वाक़या होने के क्या चांसेस है, जब एंड का लफ्ज़ आ जाएगा क्वेश्चन में तो फिर हम ये मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज़ करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, हम जो इवेंट ए है उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। एडिशन लॉ में हम दोनों को ऐड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन लॉ में हम दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। इसको डिनोट हम किस तरह करेंगे, हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी।
अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये हमें नीचे टेबल दिया गया है तो इसको हमने कंप्लीट करना है। ये जो मिसिंग वैल्यूज है ये हमने यहाँ पर लिखनी है। तो अब जो पार्ट 1 है इसका सोल्यूशन है, देखें मैंने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पुट कर लिया। हमें इवेंट ए दिया गया है यहाँ पर, तो मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो अब देखें इसमें हमारे पास n ऑफ s की वैल्यू है 15 और n ऑफ a की वैल्यू है 5। तो हम ये दोनों वैल्यूज पुट कर लेंगे। n ऑफ a की जगह हम पुट कर लेंगे 5 को, n ऑफ s की जगह हम पुट कर लेंगे 15 को। तो ये 5 इस 15 ये हो जाएगा 5 1 द 5 और 5 3 द 15 हो जाता है। ठीक, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाली फ्रैक्शन आ जाएगी। इसका मतलब है कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है उसकी ये वैल्यू बनती है। तो यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की वैल्यू है, एन ऑफ एस की वैल्यू है और एन ऑफ ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो देखिए ये मैंने फॉर्मूला लिखा, अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमारे पास देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या है 17/25। हम यहाँ पर पुट करेंगे 17/25। इसका मतलब है कि ये जो n ऑफ s है ये 25 के इक्वल है। तो देखें ये ऑलरेडी यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है और ये n ऑफ a किसके इक्वल हो जाएगा, 17 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे 17। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद पार्ट 3 है, इसमें हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ a की वैल्यू दी गई है और n ऑफ s और n ऑफ a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम और फेवरेबल आउटकम की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू है प्रोबेबिलिटी की, हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे 1/6। इसका मतलब है कि n ऑफ a किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया और n ऑफ s किसके इक्वल हो गया, 6 के इक्वल हो गया। तो n ऑफ s की जगह हम पुट कर लेंगे 6 और इस कॉलम में हम पुट कर लेंगे 1। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है ज़ारा रोल्ड अ डाइस, के ज़ारा ने एक डाइस को रोल किया, एक लुड्डू की डाइस को फेंका। What will be the probability of getting the digit 4? तो इस बात का क्या इम्कान है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें जो है उस डाइस की जो 4 नंबर वाली साइड है वो हमारे सामने आए। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द डिजिट 4। और हमने इस इवेंट की भी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, इस बात की भी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि जब ज़ारा वो डाइस फेंके तो 4 वाला नंबर ना आए, यानी कि 4 के अलावा कोई सी वाली भी साइड आए। ठीक है, यानी कि हमने एक तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जब ज़ारा डाइस को रोल करे तो 4 नंबर वाली साइड आए, यानी कि ये एक इवेंट हो गया। और फिर हमने इस इवेंट का कंप्लीमेंट इवेंट मालूम करना है, यानी कि जब ज़ारा डाइस को रोल करे, डाइस को फेंके तो 4 नंबर के अलावा कोई भी नंबर आ जाए, 4 नंबर ना आए। ठीक है, यानी कि हमने कंप्लीमेंट इवेंट की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो देखें मैंने आपको ये 2 फार्मूलाज बताए थे, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फार्मूला बताया था और कंप्लीमेंट इवेंट के लिए मैंने आपको ये वाला फार्मूला बताया था। हमने अभी जब इंट्रोडक्शन सेक्शन में ये दोनों फार्मूले देखे हैं, तो देखें ये फार्मूले आपको ज़ुबानी याद आने चाहिए, मैंने यहाँ पे समझाने के लिए लिखे हुए हैं। अब पहले हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो देखें ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। अब यहाँ पर हमारे पास इवेंट क्या है कि हम जब डाइस को फेंके या ज़ारा जब डाइस को फेंके तो उसको 4 नंबर वाली साइड मिले, ये इवेंट है। तो इस इवेंट के लिए हम प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे। तो मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। जिस इवेंट के लिए हम प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाह रहे हैं उसके लिए जो नंबर ऑफ आउटकम है वो यहाँ पर आ जाएंगे, और एन ऑफ एस यानी कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ऑल पॉसिबल आउटकम, यानी कि जो सैंपल स्पेस का सेट है उसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो अब हमें एन ऑफ ए और एन ऑफ एस की वैल्यू चाहिए। पहले हम एन ऑफ एस की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखें जब ज़ारा डाइस को रोल करेगी तो ऑल पॉसिबल आउटकम क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो ऑल पॉसिबल आउटकम में क्या क्या आ सकता है कि 1 से लेके 6 तक कोई भी साइड आ सकती है। ठीक है, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है या सैंपल स्पेस का सेट है वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिखा है व्हेन अ डाइस इज रोल्ड, जब डाइस को फेंका जाता है, द सैंपल स्पेस विल बी, तो सैंपल स्पेस का जो सेट बनेगा S इज इक्वल टू 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो ऑल पॉसिबल आउटकम ये हो गई। तो अब हम n ऑफ s यानी कि ये जो n ऑफ s है या नंबर ऑफ टोटल आउटकम या नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितनी हो जाएंगी। देखिए हम ये काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 हैं।
तो n ऑफ s या नंबर ऑफ टोटल आउटकम हमारे पास आ जाएंगी 6। ठीक है, ये हमने सैंपल स्पेस के लिए वैल्यू मालूम कर ली। अब ये n ऑफ a या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इस इवेंट a के लिए ये मालूम करते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है लेट a बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 4। हम फर्ज करते हैं कि ये जो इवेंट है कि जब हम डाइस को रोल करें तो हमें 4 नंबर वाली साइड मिले। इस इवेंट को मैंने ए की को लग दिया। ठीक है, आप कोई भी यहाँ पर लेटर यूज कर सकते हैं, लेट ई भी लिख सकते हैं, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 4, कोई भी यहाँ पर, मैंने इसको ए की को लग दिया। तो आप देखें ये जो इवेंट है कि हमें 4 नंबर वाली साइड मिले, इसके लिए जो सेट बनेगा उसमें कितने एलिमेंट आएंगे। जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है इसमें हम देखते हैं कि 4 कितनी दफ़ा आ रहा है, तो देखें 4 सिर्फ एक दफ़ा आ रहा है। तो जो इवेंट ए है इसके लिए जो सेट बनेगा उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आ जाएगा 4 का। ठीक है, अब ये हमारे पास इवेंट ए के लिए सेट बन गया। तो अब n ऑफ a या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी कि वो आउटकम जो हम चाहते हैं कि आए, वो कितने, इसमें उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी, क्योंकि इस सेट में एक एलिमेंट आ रहा है। जैसे यहाँ पर 6 एलिमेंट आ रहे थे तो ये हमने n ऑफ s 6 लिख दिया था। यहाँ पर a सेट में एक एलिमेंट आ रहा है तो n ऑफ a की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इस इवेंट के लिए है वो हमारे पास हो गई 1। तो अब हमारे पास n ऑफ s और n ऑफ a की वैल्यू आ गई है, तो हम प्रोबेबिलिटी के फार्मूला में पुट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a। अब इवेंट a क्या है कि जब हम डाइस को रोल करें तो हमें 4 नंबर वाली साइड मिले। ठीक है, तो अब देखें हम इस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। n ऑफ a की हमारे पास वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय n ऑफ s की वैल्यू हमारे पास है 6। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई इवेंट a की, यानी कि जब हम डाइस को रोल करें तो हमें जो 4 नंबर वाली साइड है वो मिले, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है। यानी कि 6 में से एक चांस हो सकता है कि हमें जो 4 नंबर वाली साइड है वो मिले, क्योंकि ज़ाहिर है टोटल जो साइड है वो 6 है, तो उसमें 4 एक दफ़ा आ रहा है, तो 6 में से एक ही मतलब चांस हो सकता है कि हमें जो 4 नंबर वाली साइड मिले। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी मालूम कर ली। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द डिजिट 4। यानी कि जो हमने प्रोबेबिलिटी मालूम की है इसका अपोजिट हमने फाइंड करना है। इसके लिए कंप्लीमेंट इवेंट हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने लिखा लेट ए कंप्लीमेंट बी द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग 4। अब ये जो इवेंट ए है उसका कंप्लीमेंट इवेंट हम इस तरह लिखेंगे, उसका जो ऑपोजिट इवेंट होगा उसको इस तरह लिखेंगे। ए के ऊपर हमने डैश डाल दिया, या आप ए के ऊपर इस तरह सी डाल दे। सी फॉर कंप्लीमेंट होता है, कंप्लीमेंट का मतलब होता है ऑपोजिट। ठीक है, उलट, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं उलट। ठीक हो गया, तो देखें इसका हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा था इंट्रोडक्शन सेक्शन में, तो ये मैंने फार्मूला पुट कर दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट, ये जो इवेंट ए है उसका जो कंप्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी है, या इस ए के जो ऑपोजिट वैल्यू है उसके लिए हम क्या फार्मूला यूज करते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, ये आ गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने मालूम की है 1/6, तो यहाँ पर पुट कर लेंगे 1/6। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखें ये आ जाएगा, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। अब ये 1/1 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 इस 6 को डिवाइड करता है 6 टाइम, और 6 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। माइनस ये 6 इस 6 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 6 में से 1 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी कि जब हम डाइस को रोल करें और हमें 4 नंबर ना मिले, 4 के अलावा कोई और नंबर मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी है 5/6, यानी कि 6 में से 5 चांसेस है कि हमें 4 के अलावा कोई नंबर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखें टोटल हमारे पास आउटपुट 6 हैं, तो इसमें एक 4 आ जाता है और पीछे 5 जो है 4 के अलावा नंबर रह जाते हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर है इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसलिए जो कंप्लीमेंट इवेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 5/6। तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है स्पिनर स्पन के एक स्पिनर को जब घुमाया जाता है, देखिए मेरे पास बोर्ड पे जगह कम थी तो मैंने अलहदा करके स्पिनर की फिगर बना ली। ये आपके क्वेश्चन में दी गई है कि ये एक व्हील की शेप में स्पिनर होता है। ठीक है, और इसको घुमाया जाता है। तो हमने क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डाइस लैंड ऑन रेड कलर। तो हमने ये देखना है कि जब इस व्हील को घुमाया जाएगा तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये रेड कलर पे आके रुक जाएगा, यानी कि इसकी जो सुई है वो रेड कलर की तरफ पॉइंट करेगी। ठीक है, एक तो हमने ये फाइंड करना है। दूसरा, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डाइस लैंड ऑन येलो और ब्लू कलर। और हमने ये प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करनी है कि जब स्पिनर को हम घुमाएं तो ये या तो रेड कलर पे आके रुके या ब्लू कलर पे आके रुके।
इस बात की भी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले हम फाइंड करते हैं जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का कि इस बात का क्या इम्कान है कि स्पिनर रेड कलर पे आके रुकेगा। हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन सेक्शन में ये वाला फार्मूला बताया था प्रोबेबिलिटी का। अब ये फार्मूला मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको ज़ुबानी ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, कोई भी जो इवेंट ए है उसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह मालूम की जाती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, उस इवेंट के जो फेवरेबल आउटकम है या जो आउटकम हम चाह रहे होते हैं उसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी, डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम या ऑल पॉसिबल आउटकम हो सकती हैं उसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी, यानी कि सैंपल स्पेस की वैल्यू यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो अब ये प्रोबेबिलिटी देखने के लिए कि जो स्पिनर है वो रेड कलर पर आके रुकेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए हमें एन ऑफ ए और एन ऑफ एस की वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो देखें इसका सोल्यूशन है, मैं सबसे पहले हम एन ऑफ एस या जो सैंपल स्पेस है उसकी वैल्यू मालूम करते हैं। तो देखें क्वेश्चन में जो स्पिनर की फिगर है उसमें कितने कलर दिए गए हैं, इसमें 4 कलर हमें बताए गए हैं, येलो, रेड, ग्रीन और ब्लू। यानी कि जब हम स्पिनर को घुमाएंगे तो इन चारों में से किसी एक कलर पर ही आके ये सुई रुकेगी या ये स्पिनर आके रुकेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो ऑल पॉसिबल आउटकम हो सकती है इस स्पिनर को घुमाने के बाद वो 4 होंगी, हमें ये 4 कलर ही मिलेंगे, इसके अलावा तो ज़ाहिर है कोई और कलर हमें नहीं मिलेगा। तो देखिए मैंने लिख दिया सैंपल स्पेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैंपल स्पेस का जो सेट है उसको हम एस से शो करते हैं। इसका जो सेट आएगा इसमें जो आउटकम की वैल्यू आएंगी ये 4 कलर होंगे, ये स्पिनर पे ये वाले 4 कलर दिए गए हैं, तो मैंने ये 4 कलर लिख दिए, येलो, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, ये हमारे पास सैंपल स्पेस का सेट आ गया। तो अब हमारे पास एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ऑल पॉसिबल आउटकम कितनी हो गई, 4 हो गई, 1 2 3 4, तो एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। ठीक हो गया, अब ये तो हमारे पास एन ऑफ एस की वैल्यू आ गई। अब हमें एन ऑफ ए की वैल्यू चाहिए, तो देखें मैंने लिखा है लेट ए बी द इवेंट। हम फर्ज करते हैं कि ए वो इवेंट है दैट द स्पिनर लैंड्स ऑन रेड कलर, कि जब हम स्पिनर को घुमाते हैं तो स्पिनर जो है वो रेड कलर पे आके रुकता है, यानी कि उसकी सुई रेड कलर को पॉइंट करती है। इस इवेंट को हमने ए के इक्वल रख दिया, तो फिर जो ए इवेंट का सेट बनेगा वो कौन सा बनेगा, अगर हम इस सैंपल स्पेस के सेट पे आए तो यहाँ पर देखें कितनी दफ़ा रेड आ रहा है, सिर्फ एक दफ़ा रेड आ रहा है, तो इसका जो सेट बनेगा इस उसमें सिर्फ एक एलिमेंट आ जाएगा ये रेड कलर का, तो ये मैंने लिख दिया। अब ये इस इवेंट के लिए हमने सेट बना दिया। ठीक है, तो एन ऑफ ए या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगी, यानी कि वो आउटकम जो हम चाहते हैं, ज़ाहिर है हम रेड कलर के लिए प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1, क्योंकि इस इवेंट के जो सेट है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे 1। अब हमारे पास एन ऑफ एस और एन ऑफ ए की वैल्यू आ गई है, तो हम ये वाला फार्मूला पुट करेंगे। ये देखें मैंने फार्मूला पुट कर लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इवेंट ए हमारा क्या है कि स्पिनर जो है वो रेड कलर पे लैंड करे। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं, तो ये मैंने लिख दिया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। हम वैल्यूज पुट करेंगे, एन ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास 4 है। यानी कि ये जो इवेंट ए है कि जब हम स्पिनर को घुमाएं तो वो रेड कलर पर आके रुके, इसकी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है 1/4 है, यानी कि 4 चांसेस में से एक चांस है कि वो जो स्पिनर है वो रेड कलर पर आकर रुकेगा, और जाहिर है टोटल 4 कलर है, उसमें एक कलर रेड का आता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 ही हो सकती है। ठीक है, तो अच्छा जी, ये अब हमने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट है ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डाइस लैंड्स ऑन येलो और ब्लू कलर। हमने इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो जब हम स्पिनर को घुमाएं तो स्पिनर या तो येलो कलर पर आके रुके या ब्लू कलर पर आके रुके। ठीक है, तो इसके लिए पहले स्टेप में हमें ये करना पड़ेगा कि हम येलो कलर और ब्लू कलर दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी अलग-अलग मालूम करते हैं। ठीक है, तो हम जो इनके लिए प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे उसमें सेम यही वाले स्टेप होंगे जो हमने इस रेड कलर के लिए किए, यानी कि दोनों के लिए हम सेम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखें पहले मैं ये जो येलो कलर है इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करता हूं, तो देख मैंने लिखा है लेट बी बी द इवेंट दैट द स्पिनर लैंड्स ऑन येलो कलर। अब यहाँ पर हमने इवेंट को बी के इक्वल रख दिया, जैसे कि यहाँ पर हमने ए के इक्वल रखा था इस इवेंट को कि स्पिनर जो है वो रेड कलर पर आकर रुके। अब यहाँ पर हमारे लिए इवेंट है कि स्पिनर येलो कलर पर आके रुके, तो इसको हमने बी के इक्वल रख दिया। अब जो बी इवेंट है इसका जो सेट बनेगा क्या बनेगा, हमारा ये जो सैंपल स्पेस का सेट है इसमें देखें येलो कलर यहाँ एक दफ़ा आ रहा है, तो जो बी इवेंट है इसका जो सेट बनेगा उसमें ये येलो कलर हम लिख लेंगे, एक ही एलिमेंट आएगा। तो फिर एन ऑफ बी या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। ठीक है,
क्योंकि इस इवेंट का जो सेट है उसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है। अब अगेन हम ये वाला फार्मूला यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी वाला, तो मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। अब यहाँ पर जो इवेंट है हमारे पास बी हो गया इस ए की जगह, यानी कि जब हम स्पिनर को घुमाएं तो वो येलो कलर पर आके लैंड करे। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम कर रहे हैं, तो मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, यानी कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो हमारे पास एन ऑफ बी की वैल्यू क्या है, ये है 1, डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस हम जानते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास 4 है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी जो है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1/4, यानी कि जब हम स्पिनर को घुमाएं और वो येलो कलर पर आके रुके, इस बात की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बनती है 1/4, यानी कि 4 चांसेस में एक चांस है कि वो येलो कलर पर आके रुकेगी। और जाहिर है 4 कलर हैं और उसमें एक दफ़ा येलो कलर आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी यही बनेगी। अब इसी तरह हम ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कलर है वो फाइंड करते हैं, तो सेम स्टेप रिपीट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे लिए इवेंट क्या हो गया कि स्पिनर ब्लू कलर पर आकर रुकता है, तो इस इवेंट को मैं सी के इक्वल रखूंगा। मैंने लिख दिया लेट सी विद द इवेंट दैट द स्पिनर लैंड्स ऑन ब्लू कलर, कि हम फर्ज करते हैं कि ये जो इवेंट है कि स्पिनर ब्लू कलर पर आके रुकेगा, इस इवेंट को मैंने सी के को रख दिया। तो अब सी इवेंट के लिए जो सेट बनेगा उसमें अगर हम इधर ये सैंपल स्पेस के सेट पे आए तो यहाँ पर देखें ये ब्लू कलर एक दफ़ा आ रहा है, तो इसका जो सेट बनेगा उसमें ब्लू कलर लिख लेंगे, ठीक है। तो अब एन ऑफ सी या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगी, यहाँ पर इसका जो सेट है उसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है तो हम यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए भी अगेन सेम ही वाला फॉर्मूला मैं पुट करूँ प्रोबेबिलिटी का। अब यहाँ पर इवेंट सी आ गया, ठीक है, तो ये मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी। सी इवेंट कौन सा है कि जब स्पिनर को घुमाए तो वो ब्लू कलर पर आकर रुके। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इस इवेंट के लिए, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आई है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम या सैंपल स्पेस का सेट है, इसकी वैल्यू हमारे पास 4 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास 1/4 आए कि जब हम स्पिनर को स्पिन करें तो वो ब्लू कलर पर आके रुके। उसके चांसेस क्या है, 4 में से एक चांस है कि वो ब्लू कलर पर आके रुकेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास इन दोनों इवेंट की अलग-अलग प्रोबेबिलिटीज आ गई हैं, और अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि स्पिनर या तो येलो कलर पे रुके या ब्लू कलर पे। चूंकि ये और का वर्ड आया है, इसका मतलब है कि हम इन दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटीज को सम कर लेंगे। आपको मैंने इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया था कि अगर हमें 2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम करना पड़ जाए और उनके दरमियान और का वर्ड आएगा, या का लफ्ज़ आएगा, तो फिर हम जो एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो वाला यूज़ करेंगे। तो ये देखें, इन दोनों इवेंट के लिए मैंने एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी लिख दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी। इन दोनों इवेंट को हम सम कर देंगे, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की वैल्यू भी है 1/4। तो अब इन दोनों टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे, तो इनका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 4 इस 4 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाता है, प्लस ये 4 इस 4 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ये 1 + 1 ये आ जाएगा 2/4, ठीक है। और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आ जाएगा 2 1 द 2 और 2 2 द 4 हो जाता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी की वैल्यू आ गई 1/2। या हम इसको ये भी पढ़ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इज इक्वल टू 1/2। तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बॉक्स कंटेन्स 8 कार्ड नंबर्ड 20 to 27, के एक बॉक्स में 8 कार्ड पड़े हैं और हर कार्ड पे 20 से लेके 27 तक अलग-अलग एक नंबर लिखा हुआ है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। नंबर 1 है अ नंबर 22 फ्रॉम द बॉक्स, कि हम जब उन 8 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड रैंडमली उठाएं तो उस कार्ड पे 22 हमें लिखा हुआ मिले, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इवेंट क्या हो गया कि जब हम कार्ड उठाएं तो उस पर 22 लिखा हुआ मिले, ये इवेंट है, इसके लिए हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो जैसे कि मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताता रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी के लिए मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। ये फार्मूला आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए, यानी कि जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है, और डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम या ऑल पॉसिबल आउटकम क्या हो सकती हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे तो हमारे पास
इस इवेंट ए के लिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें, पहले हमें एन ऑफ ए और एन ऑफ एस की वैल्यू चाहिए। तो देखें, जो एन ऑफ एस है या जो सैंपल स्पेस का सेट है, क्या हम ये कह सकते हैं जो टोटल पॉसिबल आउटकम हो सकती हैं इस केस में कि जब हम बॉक्स में से कोई कार्ड उठाएं तो हमें उस पर कौन कौन सा नंबर मिल सकता है। हमें 20 से लेके 27 तक कोई भी नंबर वाला कार्ड मिल सकता है। ठीक है, तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम हो सकती हैं इस केस में वो मैंने यहाँ पर सारी लिख दी हैं। ठीक है, ये 20 से लेके 27 तक कोई भी कार्ड हमारे हाथ में आ सकता है। ये तो टोटल पॉसिबल आउटकम होगी। तो जो सैंपल स्पेस का सेट है एस, उसमें ये वाले एलिमेंट आ गए। तो अब हमारे पास एन ऑफ एस या नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितनी हो जाएंगी इस सेट में जितने एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, वो हमारे पास एन ऑफ एस की वैल्यू हो जाएगी। तो देखें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। यहाँ पर हमें बता भी दिया गया था कि 8 कार्ड है। ठीक है, तो हमारे पास एन ऑफ एस की वैल्यू आ गई 8। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने लिखा है लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर 22। अब हम फर्ज करते हैं कि ये जो इवेंट है कि जब हम इन 8 कार्ड में से कोई भी कार्ड उठाएं तो हमें 22 नंबर वाला कार्ड मिले। इस इवेंट को मैंने ए की को रख दिया। तो अब जो इवेंट ए है इसका जो सेट बनेगा उसमें देखें, ये सैंपल स्पेस में 22 कितनी दफ़ा आ रहा है, सिर्फ एक दफ़ा आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 22, एक दफ़ा मैंने इसके सेट में लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो इवेंट ए है उसका ये सेट बन गया। अब हमारे पास एन ऑफ ए या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फिर कितनी हो जाएंगी। तो चूंकि हमारे पास इस इवेंट के सेट में सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है तो एन ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1। ठीक है, जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है या जो आउटकम हम चाहते हैं उसकी वैल्यू हमारे पास हो गई 1। अब हमारे पास एन ऑफ ए और एन ऑफ एस की वैल्यूज आ गई हैं। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे। मैंने पहले प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिख दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इवेंट ए क्या है कि जब हम इन 8 कार्ड में से कोई कार्ड उठाएंगे तो हमें 22 नंबर वाला कार्ड मिले। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस यानी कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो हमारे पास एन ऑफ ए की वैल्यू है 1 और एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास या टोटल नंबर ऑफ आउटकम इसकी वैल्यू है 8। ठीक है, तो ये आ गया 1/8। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की वैल्यू हमारे पास आ गई कि जब हम इन 8 कार्ड में से कोई एक कार्ड उठाएं तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि हमारे हाथ में 22 नंबर वाला कार्ड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/8। यानी कि 8 में से एक चांस है कि हमारे हाथ में जो कार्ड आएगा उस पर 22 लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है। हमें ये इवेंट दिया गया है अ नंबर 26 फ्रॉम द बॉक्स कि जब हम उस बॉक्स के 8 कार्ड में से कोई भी कार्ड रैंडमली पिक करें तो हमें 26 नंबर वाला कार्ड मिले। ये हमें इवेंट दिया गया है, इसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखें, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा जो पार्ट 1 है बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह ही है, उसी तरह सॉल्व होगा। इसके लिए भी देखें, जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वो हम सेम यही वाला यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। अब इवेंट बी को हमने किसके इक्वल रखा है कि जब हम कार्ड को उठाएं तो उस पर 26 हमें नंबर मिले। ये इसकी हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो इसमें अब हमें एन ऑफ बी या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और एन ऑफ एस या नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ये 2 वैल्यूज चाहिए होती हैं। ठीक है, तो देखें ये जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम इस केस में क्या है, जाहिर है उस बॉक्स में 8 कार्ड पड़े हैं और उन कार्ड पे 20 से लेके 27 तक नंबर लिखे हुए हैं। तो जो हमारे पास सैंपल स्पेस होगा उसमें जो ऑल पॉसिबल आउटकम हो सकती हैं, यानी कि उसमें जब हम कोई भी कार्ड उठाएं तो उसमें 20 से लेके 27 नंबर तक वाला कोई भी कार्ड हमारे हाथ में आ सकता है। यही उसमें मैक्सिमम या पॉसिबल आउटकम हो सकती हैं। तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस का सेट है उसमें ये वाली वैल्यूज आ जाती हैं। तो फिर एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितनी हो जाएंगी, ये 8 है। ठीक है, ये 8 कार्ड में बताए गए थे। ये इस सेट के 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास एन ऑफ एस की वैल्यू 8 हो गई। अब मैंने लिखा है लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर 26। अब ये जो इवेंट हमें दिया गया था कि हम इन 8 कार्ड में से कोई कार्ड उठाएं और हमें 26 नंबर वाला कार्ड मिले, इस इवेंट को मैं बी के इक्वल मैंने रख दिया। तो फिर बी जो इवेंट है इसका जो सेट बनेगा, देखें इस सैंपल स्पेस में जो 26 नंबर है कितनी दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक दफ़ा लिख दिया। अब ये इसका सेट बन गया इस इवेंट के लिए। तो एन ऑफ बी या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है। अब ये हमारे पास एन ऑफ बी और एन ऑफ एस की वैल्यू आ गई है। तो ये मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम
डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब एन ऑफ बी की हमारे पास वैल्यू 1 है और एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो ये मैंने यहाँ पर दोनों की वैल्यूज पुट कर दी। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी की वैल्यू आ गई। ये इवेंट किसके हमने इक्वल रखा था कि जब हम इन 8 कार्ड में से कोई एक कार्ड रैंडमली उठाएं तो हमें 26 नंबर वाला कार्ड मिले। इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है, इस बात का इम्कान क्या है, 1/8, यानी कि 8 में से एक चांस हो सकता है कि हमें जो कार्ड मिले उस पर 26 नंबर लिखा हुआ हो, क्योंकि ज़ाहिर है 8 कार्ड है और उसमें सिर्फ एक ही दफ़ा 26 लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही कार्ड है 26 नंबर वाला, तो 8 में से एक ही चांस हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली इस इवेंट के लिए। ये सोल्यूशन हो गया पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है। हमें ये इवेंट दिया गया है ऑल नंबर्स 20 to 27 एक्सेप्ट 25, कि हम जब उन 8 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड पिक करें तो हमें जो 25 नंबर वाला कार्ड है उसके अलावा हमें कोई से भी कार्ड मिल जाए, ये इवेंट है, ठीक है। इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो देखें, जैसे कि मैं आपको पिछले पार्ट में बताता रहा हूँ कि ये फार्मूला है प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए। अब ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको ये फार्मूला ज़ुबानी याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखें, अब फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, किसी भी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी हो तो हम एन ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की वैल्यू फाइंड करते हैं, और एन ऑफ एस यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम या ऑल पॉसिबल आउटकम की जो वैल्यू है वो फाइंड करते हैं, और फिर एन ऑफ ए पे एन ऑफ एस को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें, अब ये एन ऑफ एस की अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी कि जो सैम्पल स्पेस है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, जो सैम्पल स्पेस का सेट बनेगा उसमें जो ऑल पॉसिबल आउटकम क्या हो सकती हैं, क्योंकि 20 से लेकर 27 तक नंबर के कार्ड हमारे पास हैं, तो अगर हम कोई भी कार्ड उठाएंगे तो उसमें 20 से लेकर 27 तक कोई भी नंबर हमें मिल सकता है। तो ऑल पॉसिबल जो आउटकम है उसमें 20 से लेकर 27 तक कोई भी कार्ड हमारे हाथ में आ सकता है। तो सैम्पल स्पेस का जो सेट है वो ये बन गया, ठीक है। अब एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास फिर क्या हो जाएंगी, इस सेट पे जितनी वैल्यूज आ रही हैं उनको काउंट करके हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो इनको अगर आप काउंट करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 8, ठीक है। तो एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। अब मैंने लिखा है लेट सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑल नंबर्स 20 to 27 एक्सेप्ट 25। हम फर्ज करते हैं कि ये जो इवेंट है कि जब हम इन 8 कार्ड में से कोई भी कार्ड उठाए तो 25 नंबर वाले कार्ड के अलावा कोई से भी कार्ड हमें मिले, इस इवेंट को हमने सी के इक्वल रख दिया। तो फिर ये जो सी इवेंट है इसका जो सेट बनेगा उसमें कौन कौन सी एलिमेंट आएंगे, अगर हम यहाँ पर आए तो देखें 25 के अलावा कोई से भी कार्ड हमें मिल सकता है, तो इस 25 को हम छोड़ देंगे, बाकी सारी एलिमेंट यहाँ पर हम लिख देंगे। तो ये जो सी इवेंट है उसका जो सेट बना उसमें ये सारे एलिमेंट आ गए या उसमें ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो अब हमारे पास एन ऑफ सी या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगी। तो ये एन ऑफ सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। अब हम ये प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अब इस ए की जगह मैंने सी पुट कर दिया क्योंकि हमने इस इवेंट को सी के इक्वल रखा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस यानी कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो एन ऑफ सी की हमारे पास वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास है 8। ये हमारे पास जो इवेंट सी है उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इवेंट सी क्या था कि हम जब उन 8 कार्ड में से कोई भी कार्ड उठाएं तो 25 नंबर वाले कार्ड के अलावा कोई से भी कार्ड हमारे हाथ में आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है 7/8, यानी कि 8 में से 7 चांसेस ऐसे हैं जिसमें कि हम जब यहाँ से कोई कार्ड उठाएंगे तो 25 के अलावा कोई से भी कार्ड में मिल सकता है। तो जाहिर है 25 सिर्फ एक दफ़ा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक चांस हो सकता है कि हमें 25 वाला कार्ड हमारे हाथ में आए, और 7 चांसेस हो सकते हैं 8 में से कि हमें 25 के अलावा कोई सा भी कार्ड हमारे हाथ में आए, ठीक है। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी मालूम कर ली इस इवेंट के लिए। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये नीचे हमें कुछ इवेंट दिए जाएंगे तो हम हर इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। अब नंबर 1 है द डिजिट 5 अपीयर्स ऑन रोलिंग अ डाइस, कि जब हम एक लुड्डू की डाइस को रोल करते हैं, लुड्डू की डाइस को फेंकते हैं, तो हमें जो 5 नंबर वाली साइड है वो वाली साइड मिले। इस इवेंट के लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो देखें, जिस तरह कि आपको पिछले पार्ट्स में बताता रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू एन ऑफ एस यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जो
यानी कि जो सैंपल स्पेस का जो सेट बनेगा उसकी जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो अब इसके लिए पहले हम ये n ऑफ s और n ऑफ a की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो n ऑफ s की वैल्यू किस तरह आएगी, n ऑफ s या सैंपल स्पेस क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होती हैं। अब देखें जब हम डाइस को रोल करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो सकती हैं, 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि डाइस की 6 साइड होती हैं तो उसमें 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो जो सैंपल स्पेस का सेट बनेगा उसमें 1 से लेके 6 तक वैल्यूज होंगी। तो मैंने लिखा है व्हेन अ डाइस इज रोल्ड, कि जब एक डाइस को रोल किया जाता है, द सैंपल स्पेस विल बी, तो जो सैंपल स्पेस का सेट बनेगा उसमें ये वैल्यूज आ जाएंगी, ये वाली आउटकम उसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो अब हमारे पास n ऑफ s टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगी। तो यहां पर हम पुट कर लेंगे 6। अब नेक्स्ट मैंने लिखा है लेट a बी द इवेंट दैट 5 अपीयर्स। हम फर्ज करते हैं कि ये जो इवेंट है कि हम जब डाइस को फेंकते हैं तो हमें 5 नंबर वाली साइड मिले, इस इवेंट को मैंने ए की को रख दिया, ठीक है। तो अब जो ए इवेंट है इसका जो सेट बनेगा, देखें ये जो सैंपल स्पेस का सेट है इसमें 5 नंबर वाली साइड सिर्फ एक दफ़ा आ रही है, तो ये मैंने यहाँ पर 5 एक दफ़ा लिख दिया, ठीक है। जो इवेंट के लिए जो सेट बनेगा उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उसमें ये 5 आ जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें टोटल तादाद जो एलिमेंट्स हैं उनकी 1 हो गई है। तो फिर इसका मतलब है कि n ऑफ a या फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितनी हो जाएंगी इस इवेंट के लिए, यहां पर इसके सेट में एक एलिमेंट आ रहा है तो यहां पर हम पुट कर लेंगे 1, ठीक है। तो अब ये हमारे पास n ऑफ s और n ऑफ a की वैल्यू आ गई है। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो मैंने उसका फॉर्मूला लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a इज इक्वल टू n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s। n ऑफ a की वैल्यू हमारे पास है 1 और n ऑफ s की वैल्यू हमारे पास है 6। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई इस इवेंट ए के लिए। इवेंट ए को हमने किसके इक्वल रखा था कि जब हम डाइस को रोल करें तो हमें उसकी जो 5 नंबर वाली साइड है वो वाली मिले। इसकी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बनती है वो है 1/6, यानी कि 6 में से एक चांस हो सकता है कि जब हम डाइस को रोल करें तो हमें 5 नंबर वाली साइड मिले, ठीक हो गया। अब ये सोल्यूशन हो गया पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 में हमें जो इवेंट दिया गया है द डिजिट 5 डज नॉट अपीयर, कि हम अगर डाइस को रोल करें तो हमें 5 नंबर वाली साइड ना मिले, यानी कि जो पार्ट 1 में हमें इवेंट दिया गया था ये उसके ऑपोजिट हो गया, उलट हो गया। तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया था कंप्लीमेंट इवेंट के बारे में। कंप्लीमेंट इवेंट कौन सा होता है, कंप्लीमेंट इवेंट जो ओरिजिनल इवेंट होता है उसका ऑपोजिट होता है, ठीक है। और कंप्लीमेंट इवेंट को कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फार्मूला मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट इवेंट ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो देखें चूंकि ये कंप्लीमेंट इवेंट है, इस पार्ट 1 में हमें जो इवेंट दिया गया उसका, यानी कि इस इवेंट के अपोजिट है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 5 नंबर वाली साइड आए, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 5 नंबर वाली साइड ना आए। अब चूंकि ये कंप्लीमेंट इवेंट बन रहा है तो यहाँ पर हम कंप्लीमेंट इवेंट वाला फार्मूला पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैंने लिखा है वी विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंप्लीमेंट इवेंट ए। ये जो इवेंट ए है इसके जो कंप्लीमेंट इवेंट बनता है उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली इस इवेंट के लिए वैल्यू आ जाएगी प्रोबेबिलिटी की। तो देखें ये फार्मूला मैंने लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या है, हमने ये मालूम किया, ये 1/6 है। तो हम लिखेंगे 1 माइनस 1/6, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करें, इन दोनों टर्म का आप एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये 1/1 है, यानी कि इसके जो नीचे वाला डिजिट या डिनोमिनेटर है वो 1 है। तो 1 इस 6 पे डिवाइड होगा 6 टाइम, 6 इस 1 से मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा 6, माइनस ये 6 इस 6 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब मेरे पास नीचे जगह नहीं इसलिए मैं इसको इस लाइन में सॉल्व करते जा रहा हूँ, आप इसको नीचे ही कीजिएगा वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो अब 6 माइनस 1 ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई इस इवेंट के लिए कि जब हम डाइस को रोल करें तो हमें 5 नंबर वाली साइड ना मिले। इसकी प्रोबेबिलिटी है 5/6, यानी कि 6 में से 5 चांसेस ऐसे हैं कि जब हम डाइस को रोल करेंगे तो हमें 5 नंबर के अलावा कोई सी भी साइड मिल सकती है, ठीक है। तो ये सोल्यूशन हो गया पार्ट 2 का। अच्छा जी, पार्ट 3 है। हमें ये इवेंट दिया गया है द डिजिट
3 appears on rolling a dice, कि जब हम लूडो की डाइस को रोल करें, लूडो की डाइस को फेंकें तो हमें जो 3 नंबर वाली साइड है ये वाली साइड मिले, तो ये हमें इवेंट दिया गया है, इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ये एग्जैक्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है बिल्कुल सेम उसी तरह ही है, ठीक है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। अब फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम या सैंपल स्पेस की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर पुट करेंगे, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें, अब सबसे पहले जो सैंपल स्पेस की वैल्यू है ये हम मालूम करते हैं, यानी कि एन ऑफ एस की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जब हम डाइस को रोल करते हैं, डाइस को फेंकते हैं, तो हमारे पास ऑल पॉसिबल आउटकम क्या हो सकती है। डाइस की 6 साइड होती है, 1 से लेके 6 नंबर तक, ठीक है। तो जब हम डाइस को रोल करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यूज मिल सकती हैं, ये वाली जो उसकी साइड है हमारे सामने आ सकती हैं। तो जो सैंपल स्पेस का सेट बनेगा या ऑल पॉसिबल आउटकम हमें मिलेंगी डाइस को रोल करने के बाद, वो ये वाली होंगी। तो मैंने लिखा है व्हेन अ डाइस इज रोल्ड, कि जब डाइस को फेंका जाता है, द सैंपल स्पेस विल बी, तो जो सैंपल स्पेस का सेट बनेगा या टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास आ सकती हैं वो ये वाली आएंगी। तो फिर एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितनी हो जाएंगी इस सैंपल स्पेस में, जितने एलिमेंट आते हैं वो हम काउंट करके यहाँ पर लिख लेते होते हैं। तो ये 6 एलिमेंट है, तो एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम की वैल्यू मैंने लिख दी 6, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने लिखा है लेट बी बी द इवेंट दैट 3 अपीयर्स, कि हम फर्ज करते हैं कि ये जो इवेंट है कि जब हम डाइस को रोल करें और हमें 3 नंबर वाली साइड मिले, इस इवेंट को मैंने बी के इक्वल रख दिया। तो अब जो बी इवेंट है इसका जो सेट बनेगा उसमें कितनी वैल्यूज आएंगी, तो देखें अगर हम इस सैंपल स्पेस के सेट पे आए तो यहाँ पर ये 3 सिर्फ एक दफ़ा में मिल रहा है, तो हम यहाँ पर ये एक दफ़ा 3 को पुट कर लेंगे। तो हमारे पास जो बी इवेंट है उसका जो सेट बना उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 1 हो गए। तो फिर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है। अब हमारे पास एन ऑफ बी और एन ऑफ एस की वैल्यू आ गई है, तो ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर इवेंट ए की जगह मैंने इवेंट बी कर दिया, क्योंकि हमने इस इवेंट को बी के इक्वल रखा था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की वैल्यू हमारे पास 1 है, डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम की वैल्यू हमारे पास 6 है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी की वैल्यू आ गई। इवेंट बी को हमने किसके इक्वल रखा था कि जब हम डाइस को रोल करेंगे तो हमें 3 नंबर वाली साइड मिले। इस इवेंट के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ गई 1/6, यानी कि 6 में से 1 चांस है कि जब हम डाइस को रोल करें तो हमें 3 नंबर वाली साइड मिले, ठीक है। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर है द प्रोबेबिलिटी दैट टीम विल विन द मैच इज 0.86, कि एक टीम के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमें दे दी गई है कि ये है 0.86, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टीम विल नॉट विन द मैच, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो टीम मैच नहीं जीतेगी। यानी कि इसमें हमें क्या करना है कि इसमें ये जो इवेंट है मैच जीतने का, इसका हमने कंप्लीमेंट इवेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमने इसकी अपोजिट वैल्यू फाइंड करनी है। मैच ना जीतने की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट इवेंट फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा है लेट ए बी द इवेंट दैट टीम विल विन द मैच। हम फर्ज करते हैं कि ये जो इवेंट है कि टीम मैच जीतेगी, उसको हमने ए के इक्वल रख दिया। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या हमें वैल्यू दी गई है, 0.86 है, ठीक है। अब हमने चूंकि इसका अपोजिट जो इवेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि टीम मैच नहीं जीते, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो मैंने लिखा है टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टीम विल नॉट विन द मैच, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम करना कि टीम मैच नहीं जीतेगी। वी विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट इवेंट ऑफ ए, तो हम जो ये जो इवेंट ए है इसकी जो कंप्लीमेंट इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे, तो हमारे पास टीम के मैच ना जीतने की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। तो देखें ये फार्मूला हमने देखा था इंट्रोडक्शन सेक्शन में किसी भी कंप्लीमेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए। तो ये मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, ये आ गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है 0.86, ठीक है। तो 1 में से जब आप 0.86 माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.14। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई, यानी कि उस टीम के मैच ना जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.14। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रोबेबिलिटी दैट टुमारोज टेम्परेचर विल बी 0.45, के कल के टेम्परेचर की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.45 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टेम्परेचर विल नॉट बी 0.45। तो हमने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कल के टेम्परेचर 0.45 नहीं होगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, इन्होंने कल के टेम्परेचर की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू तो बता दी है, लेकिन हमें कल का टेम्परेचर नहीं बताया कि कल का टेम्परेचर 25 डिग्री होगा या 30 डिग्री होगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी ये है, ये हमें नहीं बताया गया। ठीक है, तो हम फर्ज करते हैं कि जो कल का टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो अब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि कल का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.45 है। अब हमने इसकी जो ऑपोजिट वैल्यू है वो फाइंड करनी है, यानी कि हमने इस इवेंट के लिए कंप्लीमेंट इवेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम जिस तरह क्वेश्चन नंबर 6 है उस तरह हम सॉल्व करेंगे। देखें, इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा है लेट ए बी द इवेंट। हम फर्ज करते हैं कि ये जो इवेंट है कि कल का टेम्परेचर 25 डिग्री होगा और इस इवेंट को हमने ए के को रख दिया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमें दे दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.45। ठीक हो गया। तो अब हमने चूंकि इसके ऑपोजिट इवेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि कंप्लीमेंट इवेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने लिखा है टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टुमारोज टेम्परेचर विल नॉट बी 0.45 वी विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंप्लीमेंट इवेंट ऑफ ए। तो हम इस ये जो ए इवेंट है इसका जो कंप्लीमेंट इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो देखें, कंप्लीमेंट इवेंट के लिए क्या फार्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन में ये वाला फार्मूला पढ़ा था। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, यह आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है 0.45। ठीक है, तो आप 1 में से 0.45 माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.55। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है हमजा थ्रोज क्यूब शेप कार्डबोर्ड 100 टाइम, ईच ऑफ द फेस ऑफ द कार्डबोर्ड हैविंग डिफरेंट कलर। कि हमजा के पास एक क्यूब शेप में एक गत्ता बना हुआ था। क्यूब शेप यानी कि उस गत्ते की 6 साइड बनी हुई थी, जैसे कि लूडो की डाइस होती है उस किस्म का वो गत्ता बना हुआ था। उसको 100 टाइम हमजा ने फेंका। अब वो जो क्यूब शेप का गत्ता बना हुआ था उसकी जो 6 साइड थी, हर साइड का अलग-अलग कलर था। ठीक है, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और पर्पल, ये उसकी साइड के कलर्स हैं। अब जब हमजा ने 100 टाइम उसको फेंका तो ब्लू कलर वाली साइड कितनी दफ़ा आई? 22 दफ़ा आई। रेड कलर वाली साइड 20 टाइम आई। ग्रीन कलर वाली साइड 15 टाइम आई, एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास सारी जो आउटकम की वैल्यू आ गई जब हमजा ने कार्डबोर्ड को 100 टाइम फेंका। अब हमने क्या करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नंबर 1 रेड कलर के। जब हमजा ने उस कार्डबोर्ड को फेंका तो उसे रेड कलर मिला, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अब यहाँ पर हमारे पास इवेंट क्या हो गया कि जब कार्डबोर्ड को फेंका जाए तो हमें रेड कलर मिले, ये हमारे पास इवेंट हो गया। इसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो देखें, इसका सोल्यूशन है जिस तरह के मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताता रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, यानी कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम या जो सैंपल स्पेस की वैल्यू होगी वो यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो देखिए, अब सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है? हमजा ने कितनी दफ़ा कार्डबोर्ड को फेंका? 100 टाइम। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल हैं वो है 100, यानी कि जो टोटल बारियां हैं हमजा की वो है 100। तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस की वैल्यू बन जाएगी वो 100 बन जाएगी। तो हम लिखेंगे एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितनी हो गई? 100 हो गई। ठीक है, अब मैंने लिखा है लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड कलर। हम फर्ज करते हैं कि ये जो इवेंट है कि जब हमजा कार्डबोर्ड को फेंकता है और उसे रेड कलर वाली साइड मिलती है, इस इवेंट को मैंने ए के इक्वल रख दिया। तो अब जो इवेंट ए है इसके लिए जो नंबर ऑफ आउटकम होगी वो कितनी होगी? अब ये इवेंट ए चूंकि हमने गेटिंग रेड कलर के इक्वल रखा है, तो देखें यहाँ पर रेड कलर की वैल्यू क्या आ रही है? 20 आ रही है। तो ए के सामने पुट कर लेंगे 20। ठीक है, तो एन ऑफ ए या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी हो जाएंगी? 20 हो जाएंगी। ठीक हो गया।
अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं। तो मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो एन ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है 20 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास है 100। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की वैल्यू आ गई। इवेंट ए को हमने किसके इक्वल रखा था कि जब हमजा उस क्यूब शेप वाले कार्डबोर्ड को थ्रो करेगा तो उसको रेड कलर वाली साइड मिलेगी। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 20/100, यानी कि 100 में से 20 चांसेस है कि हमजा को जो रेड कलर वाली साइड है वो वाली साइड मिले। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो गया। अब ये फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है। 100 ये 20 को अगर 100 पे हम डिवाइड करें तो ये 1/5 इसका आंसर आ सकता है, लेकिन बुक में जो आंसर है वो इधर तक ही लिखा हुआ है, तो हम भी इसको इधर तक ही रखते हैं। ठीक हो गया। अब पार्ट 2 है, इसमें हमें इवेंट दे दिया गया है ब्लू कलर कि जब हमजा उस क्यूब शेप वाले कार्डबोर्ड को फेंकता है तो उसको ब्लू कलर मिलता है। ये हमारे पास इवेंट है, इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो देखिए आप इस इवेंट के लिए भी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो हमें एन ऑफ बी और एन ऑफ एस की वैल्यू चाहिए। तो देखें सबसे पहले तो हम एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम की वैल्यू लिखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल हमजा ने की 100, यानी कि उसने 100 बार उस कार्डबोर्ड को फेंका। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम की वैल्यू हमारे पास हो गई 100। अब आगे मैंने लिखा है लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ब्लू कलर। अब हम फर्ज करते हैं कि ये जो इवेंट है कि हमजा जब कार्डबोर्ड को फेंकता है तो उसको ब्लू कलर मिलता है। इस इवेंट को मैंने बी के इक्वल रख दिया। तो अब बी के लिए जो नंबर ऑफ आउटकम आएंगी वो कितनी आएंगी? बी को हमने चूंकि इवेंट गेटिंग ब्लू कलर के इक्वल रखा है, तो ब्लू कलर की वैल्यू क्या है? 22 है, तो बी के सामने पुट कर लेंगे 22। अब एन ऑफ बी या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी हो जाएंगी? 22 हो जाएंगी। तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेंगे इस फार्मूला में। एन ऑफ बी यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की वैल्यू आ जाएगी 22 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम की वैल्यू आ जाएगी 100। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी की वैल्यू आ गई। बी इवेंट को हमने किसके इक्वल रखा था कि जब हमजा कार्डबोर्ड को थ्रो करे तो उसको ब्लू कलर वाली साइड मिले। इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 22/100, यानी कि 100 में से 22 टाइम ये चांसेस है कि हमजा को ब्लू कलर वाली साइड मिले। ये सोल्यूशन हो गया पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रेड और ऑरेंज कलर कि जब हमजा उस क्यूब शेप्ड कार्डबोर्ड को थ्रो करे तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमजा को रेड कलर वाली साइड मिले या ऑरेंज कलर वाली साइड मिले। ठीक है, तो देखें अब इसमें हमने करना ये है कि हम पहले रेड कलर वाली साइड के लिए अलहदा से प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, फिर हम ऑरेंज कलर के लिए अलहदा से प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और फिर हम दोनों को सम कर लेंगे। तो पहले हम जो रेड कलर है उसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम ऑलरेडी जो पार्ट 1 है प्रोबेबिलिटी फाइंड कर चुके हैं। तो ये मैंने सारी वही वाली चीज़ें लिख दी हैं। मैं जल्दी से इसको रिपीट कर लेता हूँ कि देखें अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस यानी कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो हमें ये एन ऑफ एस और एन ऑफ ए की वैल्यूज़ चाहिए। तो देखें एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम या इसको सैंपल स्पेस भी बोलते हैं, इसकी जो वैल्यू बनेगी टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितनी हमजा ने कितनी की? 100 की। ठीक है, यानी कि ये सबको अगर आप ऐड करें तो आपको 100 मिलेगा। तो मैंने लिखा है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इज इक्वल टू 100। तो फिर एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम या सैंपल स्पेस की वैल्यू क्या बन जाएगी? 100 बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड कलर। अब हम फर्ज करते हैं कि ये जो इवेंट है कि हमजा जब कार्डबोर्ड को फेंके तो उसको रेड कलर वाली साइड मिले। इस इवेंट को मैंने ए के इक्वल रख दिया। तो अब जो ए इवेंट है इसकी क्या वैल्यू बनेगी? जो रेड कलर की वैल्यू है ये है 20, तो मैंने ए इज इक्वल टू 20 लिख दिया। तो एन ऑफ ए या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फिर कितनी हो जाएंगी? 20 हो जाएंगी। अब हमारे पास एन ऑफ ए और एन ऑफ एस की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, यह आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस यानी कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो ये मैंने यहाँ पर एन ऑफ ए की जगह 20 पुट कर दिया और एन ऑफ एस की जगह मैंने ये वाला 100 पुट कर दिया। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आ गई, यानी कि जो रेड कलर के लिए प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई। अब हम ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कलर मालूम करते हैं। तो देखें
इसमें भी जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितनी है वो तो 100 ही हो जाएंगी, ठीक है, यानी कि जो n ऑफ s की वैल्यू वो 100 हो जाएंगी। अब नेक्स्ट मैंने लिखा है लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑरेंज कलर। अब ये जो इवेंट है कि हमें ऑरेंज कलर वाली साइड मिले, इस इवेंट को मैंने बी के इक्वल रख दिया। तो अब जो बी इवेंट है इसकी फिर क्या वैल्यू बनेगी? अगर यहाँ पर आप देखें तो ये ऑरेंज की जो कलर की वैल्यू आ रही है 23 आ रही है, तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा 23, ठीक है। तो फिर n ऑफ p या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी हो जाएंगी? 23 हो जाएंगी। अब हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पुट करेंगे, तो मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b इज इक्वल टू n ऑफ b, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय n ऑफ s, यानी कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे, n ऑफ b की वैल्यू हमारे पास है 23 डिवाइडेड बाय n ऑफ s की वैल्यू हमारे पास है 100। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b की वैल्यू आ गई। इवेंट बी को हमने किसके इक्वल रखा था कि जब हमजा कार्डबोर्ड को फेंके तो उसे ऑरेंज कलर वाली साइड मिले। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 23/100, यानी कि 100 में से 23 चांसेस है कि जब हमजा कार्डबोर्ड को थ्रो करे तो उसको ऑरेंज कलर वाली साइड मिले। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास रेड कलर और ऑरेंज कलर दोनों की प्रोबेबिलिटीज आ गई हैं। अब चूंकि यहाँ पर और का वर्ड यूज हुआ है कि हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि रेड कलर आए, कि रेड कलर वाली साइड आए या ऑरेंज कलर वाली साइड आए। तो जब ये और का लफ्ज़ आ जाए या का लफ्ज़ आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम इन दोनों कलर्स की प्रोबेबिलिटी को सम कर लेंगे। तो हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये मैंने प्रोबेबिलिटी का लॉ ऑफ एडिशन लिखा, ये हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन में पढ़ा था। अब ये लॉ क्या है? ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि ये जो दोनों इवेंट है उन दोनों की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि जो पहले वाला इवेंट है उसकी वैल्यू को हम सम कर लेंगे दूसरे वाले इवेंट में, तो हमारे पास इन दोनों इवेंट के लिए कंबाइन प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आई थी 20/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास आई थी 23/100। ठीक हो गया। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? 100 आएगा। अब ये 100 इस 100 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, प्लस ये 100 इस 100 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 को इस 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 प्लस 23 आ जाता है 43 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ गई किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि रेड कलर और ऑरेंज कलर, इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमारे पास बनती है 43/100। मतलब ये है कि 100 में से 43 चांसेस हो सकते हैं कि जब हमजा उस कार्डबोर्ड को फेंके तो उसको या तो रेड कलर वाली साइड मिले या फिर ऑरेंज कलर वाली साइड मिले। ठीक हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, इसमें हमें इवेंट दिया गया है नॉट गेटिंग ब्लू कलर, कि जब हमजा उस कार्डबोर्ड को थ्रो करे तो उसको ब्लू कलर ना मिले। इस इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो देखें जो पार्ट 2 था वहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी कि गेटिंग ब्लू कलर के जब हमजा कार्डबोर्ड को फेंके तो उसे ब्लू कलर मिले। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की थी। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो इवेंट है ये उस इवेंट का कंप्लीमेंट इवेंट है, उसका ऑपोजिट इवेंट है। तो यहाँ पर हम जो कंप्लीमेंट इवेंट वाला फार्मूला है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का वो हम लिखेंगे और इस इवेंट के लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो देखिए मैंने लिखा है एज, चूंकि हम पार्ट 2 में ब्लू कलर के लिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो मैंने लिखा है एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि गेटिंग ब्लू कलर की जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमारे पास आई थी ये 22/100 थी। तो अब हम इस इवेंट का जो ऑपोजिट इवेंट है या कंप्लीमेंट इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो ये फार्मूला होता है कंप्लीमेंट इवेंट का। मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है तो हम पुट करेंगे 1 माइनस पी ऑफ बी की जगह हम पुट कर लेंगे 22/100। ठीक हो गया। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा, इन दोनों का जो एलसीएम है वो आ जाएगा 100। अब ये 1/1 है, यानी कि इस 1 के जो नीचे वाला डिजिट है या डिनोमिनेटर है वो 1 है, तो वो वाला 1 इस 100 पे डिवाइड होता है 100 टाइम। 100 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 100 माइनस ये 100 इस 100 पे डिवाइड होता है 1 टाइम। 1 को इस 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22। तो अब इसको आप सॉल्व करें, 100 में से 22 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 78 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 100।
ठीक हो गया। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट की वैल्यू आ गई, यानी कि बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल है, नॉट गेटिंग ब्लू कलर, यानी कि जब हमजा उस कार्डबोर्ड को फेंकेगा तो उसको ब्लू कलर ना मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है 78/100, यानी कि 100 में से 78 चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें ब्लू कलर ना आए। तो ये सोल्यूशन हो गया पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है, हमें ये इवेंट दिया गया है नॉट गेटिंग अ येलो कलर, कि हमजा जब कार्डबोर्ड को थ्रो करे तो उसे येलो कलर वाली साइड ना मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखें, इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, पहले हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना पड़ेगी गेटिंग अ येलो कलर, ठीक है। जब हमारे पास गेटिंग येलो कलर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी तो फिर हम उसका जो ऑपोजिट इवेंट है यानी कि नॉट गेटिंग येलो कलर, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। उसके लिए भी हमारे पास फार्मूला है, हम इंट्रोडक्शन सेक्शन में पढ़ के आए थे। तो देखिए, पहले अब मैं गेटिंग येलो कलर के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करता हूँ। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल हैं वो है 100, यानी कि जो सैंपल स्पेस की वैल्यू हमारे पास है n ऑफ s, या टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये हमारे पास 100 हो गई। अब मैं फ़र्ज़ करता हूँ लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग येलो कलर। हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये जो इवेंट है कि हमजा जब कार्डबोर्ड को थ्रो करता है उसको येलो कलर मिलता है, इस इवेंट को मैंने ए की को रख दिया। तो फिर जो इवेंट ए है इसकी यहाँ पर वैल्यू देखें कितनी बनती है, 13 बनती है। तो ये मैंने ए की इक्वल 13 रख दिया, और एन ऑफ ए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फिर कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो अब हम प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास है 13, एन ऑफ एस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास 100 है, तो ये हमने 100 पुट कर दिया। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई किसके लिए, गेटिंग अ येलो कलर के लिए। अब ये जो इवेंट है गेटिंग येलो कलर, इसके अपोजिट इवेंट यानी कि नॉट गेटिंग येलो कलर के लिए हम फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो उसके लिए ये वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं, हम इंट्रोडक्शन सेक्शन में पढ़ के आए हैं। तो मैंने लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग येलो कलर इज द कंप्लीमेंट ऑफ गेटिंग येलो कलर। ये जो इवेंट है नॉट गेटिंग येलो कलर, ये चूंकि गेटिंग येलो कलर का कंप्लीमेंट है, उसके ऑपोजिट है, तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हमने फाइंड की थी 13, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100। तो अब देखें, इसका हम एलसीएम लेंगे दोनों टर्म्स का, इसका एलसीएम आ जाएगा 100। अब यहाँ पर 1/1 है, यानी कि इसका जो नीचे वाला डिजिट या डिनोमिनेटर 1 है, तो वो वाला 1 इस 100 पे डिवाइड होता है 100 टाइम। 100 को इस 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 100, माइनस ये 100 इस 100 पे डिवाइड होता है 1 टाइम। 1 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 13, ठीक है। तो अब ये 100 में से आप 13 को माइनस करें, ये आ जाता है 87 डिवाइडेड बाय 100, ठीक हो गया। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट की वैल्यू आ गई, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग येलो कलर, उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 87/100। मतलब ये है कि 100 में से 87 चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि जब हमजा कार्डबोर्ड को थ्रो करे तो उसे येलो कलर ना मिले, येलो कलर के अलावा कोई भी कलर उसको मिल सकता है। ये सोल्यूशन हो गया पार्ट 5 का।